चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। तो हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्या थीम है? एक स्थायी कल के लिए आज, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अब महिलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको याद करवाए थे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो अभी, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और डे मैं आपको आगे बताऊंगा। वहां ये सारे डेज मैं आपको एक साथ लिंक करा के याद करवा दूंगा और लिखवा दूंगा, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो वर्ल्ड टेनिस डे ये हर साल मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस साल ये 7 मार्च को मनाया गया और ये दिन दुनिया भर में टेनिस की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है और पहली बार इसे 2013 में मनाया गया था। तो याद रखना, वर्ल्ड टेनिस डे 7 मार्च, इस बार 7 मार्च, वैसे तो मार्च के पहले सोमवार को। बढ़ते आगे। अब बताओ, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? 9 मार्च को। और याद रखना, हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को ये नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? क्विट योर वे। अच्छा, इसी तरह से एक वर्ल्ड नो टोबैको डे भी होता है, जो मई के आखिरी दिन 31 मई को मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? क्विट टोबैको एप्लीकेशन। चलो मुझे बताओ, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य अभी कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। और एशिया में सादा सिगरेट की पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? मतलब कुछ चित्र वगैरह नहीं होंगे, सादा सिगरेट की पैकेजिंग होगी। ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना? थाईलैंड। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो हर साल फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। और याद रखना कि सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा? 10,500। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। अच्छा, ये तो हो गया जन औषधि दिवस। एक नेशनल आयुर्वेदा दिवस भी होता है, नेशनल आयुर्वेदा डे। वो कब होता है? वो फिक्स नहीं होता। जब धनतेरस होता है ना, उसी दिन हम मनाते हैं। जैसे 2021 में हमने 2 नवंबर को मनाया। अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, बताओ अभी किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की थी? फिर बताइए, वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसे हमने 10 मार्च को मनाया। उद्देश्य क्या है? समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार 2006 में मनाया था और इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो याद रखना, अब से हर साल 10 मार्च को ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में मनाया जाएगा। इसे पहली बार अभी 2022 में ही मनाया जा रहा है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा, तो आंसर हो जाएगा कतर। चलिए 2-3 स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछते हैं। पहला प्रश्न तो ये बताओ कि जो हमारे हाई कोर्ट है उनमें पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही थी? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट से थी ये। और अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी, तो आंसर होगा लीला शेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करते हैं तो पहली महिला जज कौन रही? तो आंसर होगा फातिमा बीवी। और अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी, तो आंसर होगा अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है, 2027 में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। वर्तमान में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जजेज हैं, न्यायाधीश हैं। कौन कौन? इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीवी नागरत्न और बेला एम त्रिवेदी। और हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? द हैग, नीदरलैंड में। अभी आपको पता है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज बनी थी कौन? आयशा मलिक। और अभी यूएस की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सिक्किम। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने राज्य में गैर कामकाजी माताओं को हर साल 20,000 रुपए देने के लिए अम्मा योजना और कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने के लिए बहिनी योजना शुरू की है। किसने? सिक्किम ने। देखो, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले, जिन्हें प्रेम सिंह तमांग भी कहा जाता है। अच्छा, अभी सिक्किम की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया था? केटली को। और यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है एक फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पे, उनका नाम है बाईचिंग भूटिया। और आपको याद होगा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो आपको सिक्किम में ही मिलेगा। सिक्किम ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का। वैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री कौन सी है दुनिया की? तो भूटान है। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। और ये जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना है, इसको बनाने में जो लागत है वो कितनी है? 11,420 करोड़ रुपए। इस परियोजना की लंबाई कितनी है? 33.2 किलोमीटर की, जिसमें टोटल 30 स्टेशन है। और याद रखना, ये जो पुणे मेट्रो है ये देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी के कोच होंगे, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे। और एल्यूमिनियम से बनने का फायदा ये होगा, ये हल्के होंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लंबी प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये जो मूर्ति है 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है, लंबाई है 9.5 फीट। ये भी ध्यान रख लो आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय। तो अभी याद रखना, एमएसएमई मंत्रालय ने ही ये संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना। इसमें कहा गया है कि जो युवा हैं उन्हें प्लास्टिक कचरा जो है उसके मैनेजमेंट या उसे रिसाइकल करने का प्लांट लगाना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, और दूसरा जो युवा है उनको आजीविका का सोर्स मिलेगा, युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ेगी। अच्छा, एमएसएमई डे कब मनाते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और एमएसएमई मंत्री कौन है ये भी बताओ। बाकी गृह मंत्री तो अमित शाह हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, और पर्यटन मंत्री या संस्कृति मंत्री आपके जी किशन रेड्डी हैं। चलो बताओ अभी किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय। तो एमएसएमई मंत्रालय ने अभी समर्थ अभियान को लॉन्च किया, और ये एक समर्थ उद्यमिता अभियान है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है। एमएसएमई मंत्री नारायण रणें हैं। इस अभियान का वैसे उद्देश्य क्या है? कौशल विकास संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उसमें 20% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, जिससे महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ेगा और महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनेंगी। अभी आपको याद होगा एमएसएमई मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन योजना को भी शुरू किया। उसके अलावा इसने रैंप नाम से एक पहल भी शुरू की थी। अच्छा, चिरंजीवी योजना कहाँ की है? राजस्थान की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें अभी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले 5 लाख रुपए का था, अभी ये स्वास्थ्य बीमा हो गया है 10 लाख रुपए का। और एमएसएमई से याद आएगा, एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे 27 जून को मनाते हैं। नारायण रणें यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और एमएसएमई मंत्रालय ने ही चैंपियन पोर्टल को भी लॉन्च किया था। यहाँ पे एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जनवरी 2022 की ही बात है, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन किया था, जो पुडुचेरी में एमएसएमई के तहत कार्य करेगा। और सिडबी ने एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में वित्तीय सहायता करना। तो ये सब ध्यान रखें आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ। तो अभी हमारी महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और अभी इन्होंने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर के कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को शुरू किया। उद्देश्य क्या है इसका? 11 से लेकर 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, उन्हें वापस से शिक्षा से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
अच्छा, वैसे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और यूनिसेफ के अभी नए प्रमुख बने थे कैथरीन रसेल। अच्छा, जो हमारी स्मृति ईरानी है, महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, इनका पहला नॉवेल आया था, उसका नाम क्या है? लाल सलाम। और आप जानते हो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू होती है और कहां से शुरू होती है? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। और उसी तरह से आपको याद होगा उत्तराखंड ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया को। और राजस्थान ने बनाया था शूटर अवनी लखेरा को। और अभी गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आपको बता दूं उनका संबंध है शतरंज से, चेस प्लेयर है वो, उनका नाम बता दो बस। और इसी तरह से आपको बता दूं, याद दिला दूं एक्चुअली में, कि महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अभी भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना भी शुरू की है। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? भूपेश बघेल। अभी उन्होंने ही ये कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या होगा? तो इसमें दूसरी बेटी के जन्म पर महिला को इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका उपयोग करके वो महिला अपना भरण पोषण आसानी से कर सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह से राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की थी, जिसमें दूसरी संतान के जन्म पर कितनी सहायता राशि दी जाती है? 6,000 रुपए। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक त्योहार मनाया जाता है, हरेली त्योहार। एक तो हरेली और एक हरेला, इनमें आप जरूर कंफ्यूज हो गए। हरेली तो छत्तीसगढ़ का है और हरेला कहां का है? उत्तराखंड का है। पंडवानी नृत्य ये आपका छत्तीसगढ़ का ही है और इसकी पहली महिला कलाकार कौन है? तीजन बाई है। अभी छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन गया, ये भी याद रखना। इंद्रावती नेशनल पार्क भी पूछा जाता है एग्जाम में। एक किंगर वैली नेशनल पार्क भी पूछा जाता है, ये भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। बढ़ते आगे। बताइए अभी किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल के लिए 7% का ब्याज सबवेंशन यानी कि अनुदान भी दिया जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। अब देखो, बात हरियाणा की है। हरियाणा की कैपिटल क्या होती है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हमारा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में ही होगा, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है धाकड़। 2022 में होगा ये। और एक खिलाड़ी है पूजा जातियान, हरियाणा की है। अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और चंडीगढ़ की ही है हरनाथ संधू, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। और अभी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 हुई थी, उसमें पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता, जबकि महिला वर्ग का खिताब केरल ने जीता था, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था। अच्छा बताओ, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये कहां पे लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन। जबकि गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था एक शतरंज प्लेयर है तनिष्का कोटिया को। और भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया गया? गुरुग्राम में ही। और यहीं पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, मैंने आपको एक साथ बता दिए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्य कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो इस कार्यक्रम में होगा क्या? योग्य कौशल युक्त यानी कि स्किल्ड वुमेन्स को रोजगार देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें 2026 तक 5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो मतलब उद्देश्य क्या है? महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को 50% तक करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अभी कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने।
और मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना ये शुरू की थी हरियाणा ने। समर्थ योजना शुरू की थी एमएसएमई मंत्रालय ने। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई हैं और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए ये मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, जिसकी लागत है कितनी? 85 करोड़ रुपए। तो ये योजना है क्या? इसमें 7,000 चाय बागान श्रमिकों को रहने के लिए आवास, राशन और वित्तीय सहायता दी जाएगी। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब बताइए, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो आंसर होगा हंसा NG, यानी कि न्यू जनरेशन। तो ये भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। नाम है हंसा NG। NG का मतलब हो गया न्यू जनरेशन। और इसे किसने बनाया है? नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बंगलुरु ने इसको बनाया है। यह भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने अभी पुडुचेरी में समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इसीलिए। चलो आप मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान ये कौन सा था? तो आंसर होगा मरिया। नाम था एंटोनोव 225, मरिया इसको बोलते थे। अभी ये भी न्यूज में था क्योंकि ये यूक्रेन के पास था और रशिया की सेना ने इसको तबाह कर दिया। अच्छा, तेजस क्या है? ये एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और ये हैदराबाद का जो ये डेटा सेंटर है ना, ये भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर में से एक होगा। इसे 2025 तक चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, ये चौथा है तो पहले 3 कहां पर है? पुणे में, मुंबई में और चेन्नई में। तो ये जो चौथा डेटा सेंटर होगा हैदराबाद में, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 15 सालों में इन्वेस्ट करेगा 15,000 करोड़ रुपए। माइक्रोसॉफ्ट, इसके सह संस्थापक बिल गेट्स हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान इनको दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके CEO हैं सत्या नडेला। अभी जानते हो? चलो आप बताओ, एक तो सत्या नडेला हो गए और एक गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। कौन सा पद्म पुरस्कार मिला इनको? पद्म विभूषण, भूषण या पद्मश्री? या आप बताओ। बाकी आप जानते हो, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने साइबर सुरक्षा केंद्र ये कहां पे शुरू किया? बंगलुरु में। और वैसे हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी आपको मिलेगी। संत रामानुजाचार्य जी की है ये। कितनी ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। और तमिलनाडु के तंजावुर में एक तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय वहां पे आपको मिलेगा तंजावुर में। और तंजावुर में एक मंदिर भी है, बृहदेश्वर मंदिर, जिसे किसने बनाया? चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनाया। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम न्यूज में था, MK स्टालिन इनका नाम है। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से है। क्यों नाम न्यूज में था? इनकी जीवनी आई है, बायोग्राफी। क्या नाम है? उंग लिल ओरुवन। याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में जो मूर्ति है उसका निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की लंबाई कितनी है? 100 फीट। तो बिहार के बोध गया में। कहां पे? बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। कौन बना रहा है इसे? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। कितनी लंबी है? 100 फीट लंबी है। कितनी ऊंची है? 30 फुट ऊंची है। इसके वास्तुकार कौन है? मिंटू पॉल है। ये 2023 तक बनकर के पूरी तैयार हो जाएगी। और ये जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की है, किस मुद्रा में है? शयन मुद्रा में है। और इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि सन 2002 में बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। अच्छा, इसी तरह से एक तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आपको याद होगा, जो कि हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की है। ऊंचाई है 216 फीट। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, गुजरात के केवड़िया में है, सरदार पटेल जी की है। ऊंचाई कितनी है? 597 फीट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची है। मीटर में बोलोगे तो 182 मीटर। अच्छा, बुद्ध से रिलेटेड कुछ नॉर्मल प्रश्न है जो कई बार रिपीट होते हैं बार बार।
जैसे कि एक बार एसएससी में प्रश्न आया था, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक नाम है। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो वर्तमान में आपको मिलेगा नेपाल में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ गया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगवान बुद्ध को। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था माया देवी और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अच्छा, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जबकि इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनगर में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया। और इनका जो पहला उपदेश है वो क्या कहलाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ पे दिया था? सारनाथ, यूपी में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखें जनरली। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी 8 मार्च को जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, उसी मौके पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया। किसने? फिक्की ने। इसमें 25 महिला यूनिट्स हैं जो हरित श्रेणी के 16 अलग अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और कंट्रोल में है। अच्छा, अभी आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट जो है ये हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित कर रहा है, जो कि भारत में इसका चौथा है। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। और भारत का पहला ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट यानी कि उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अभी फिक्की का नाम मैंने लिया, फिक्की का फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अभी इससे 2 अपॉइंटमेंट आपने पढ़े होंगे। इसके प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता और डायरेक्टर जनरल अरुण चावला। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अभी उन्होंने और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। और इसी तरह मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला तो ये ग्वालियर में हो गया, बाकी के 4 कहाँ पे खुलेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। अच्छा, चलिए बताइए, अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इजराइल बना था। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो आंसर हो जाएगा 100। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? केरल में। इंद्रजाल क्या है? ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको बनाया ग्रीन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की कंपनी है। और हम हेरॉन ड्रोन ले रहे हैं किससे? इजराइल से। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े 13 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, अभी उन्होंने भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में। लागत आई है 150 करोड़ रुपए। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 42 मिलियन यूनिट्स पर ईयर। और इसे किस कंपनी ने लगाया? तो सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री की आत्मकथा आई थी, उनका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर में ही आपको वृद्धेश्वर मंदिर भी मिलेगा। बाकी नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में ही। याद रखना ये सब। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। और ये जानकारी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने मार्च 2022 में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए दी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनने वाला पहला राज्य बन गया है। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है।
और बताओ 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला भारतीय शहर कौन सा था? मुंबई। विश्व में ये 5वें स्थान पर है। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और मुंबई जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे। एक थाल घाट दर्रा है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा भोर घाट दर्रा है जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। तो विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग में बात कर रहे हैं, इन्होंने 20 किलोमीटर में भारत की टीम ने जीता है ब्रोंज, और गोल्ड जीता है चाइना ने, और यूनान ने सिल्वर मेडल जीता। और याद रखना, भारत ने भले ही ब्रोंज मेडल जीता हो, कांस्य पदक जीता हो, लेकिन भारत में महिलाओं के द्वारा पैदल चाल चैंपियनशिप में जीता गया ये पहला मेडल है। इसमें 3 महिलाएं शामिल थी, भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति। इसी तरह से आपको हरियाणा की एक खिलाड़ी है पूजा जातियान, उनका नाम याद होगा। अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने, वो भी पहला था। अभी आप देखोगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 3 महिलाओं ने मेडल जीते थे। एक तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंध रखती हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। असम की लवलीना बोरगोहान ने बॉक्सिंग में ब्रोंज जीता था। और मीराबाई चानू, ये वेटलिफ्टर है, मणिपुर की हैं, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। अच्छा बताइए, टोक्यो पैरालंपिक की किस महिला खिलाड़ी को अभी पद्मश्री मिला? 2 को मिला। एक तो अवनी लखेरा जिनका संबंध है शूटिंग से, राजस्थान की हैं, गोल्ड जीता था इन्होंने। और एक हैं हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, ये उत्तराखंड की हैं, इन दोनों को मिला पद्मश्री। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। तो 19 साल की हैं ये प्रियंका नुटक्की, और अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर ये बन गई है। कहां से है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है ये। अच्छा, ये प्रियंका तो 23वें नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगर पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। उसी तरह से पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथ आनंद, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर नाम से। इन्हें ही 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया, और पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। वैसे चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं। और एक और स्टैटिक प्रश्न बनता है यहां से, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड। इस चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर्स आपको कितने मिलेंगे? तो आंसर होगा 204। चेस को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत के जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं और दुनिया के ये तीसरे सबसे युवा हैं, इनका नाम है डी गुकेश। बताओ, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और आपको याद होगा दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। उनको अभी हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंदन। याद रखना ये। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर ये सीरीज आपको वाकई अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आप चाहते हो ये सीरीज पूरे साल भर इसी तरह से कंटिन्यू बनी रहे, अगर आपको इससे मदद मिलती है तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। हमारी मेहनत को, इन वीडियोस को आपकी भी मदद की जरूरत है। एक मोटिवेशन चाहिए होता है इतनी मेहनत करने के लिए। सिर्फ इतना सा कहते हैं, वीडियो पसंद आता है इसे लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, प्लीज एक बार वीडियोस को शेयर जरूर करना। हमें भी अच्छा लगेगा तो वीडियो बनाने में वो चीज आपको नजर आएगी। और आप जानते हो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, व्यूज नहीं आते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी सोचते हैं कि अगली बार होएगा। और आप लोग को फ्री में एक अच्छा कंटेंट मिल सके, साथ में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आपको ये चीजें याद रहे, इसके लिए आपकी क्विज भी बना के दे रहे हैं। आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज अपलोड हो रही है, कुछ कारण से अभी देरी हो रही है, लेकिन वो अपलोड हो जाएगी। उसकी पीडीएफ भी आपको मिल रही है। तो प्लीज अब तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, वीडियोस को शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस मशहूर गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स को। तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, और अभी इन्हीं को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, एक गोल्फ प्लेयर हैं, उनका नाम आपको और याद रखना है, अदिति अशोक उनका नाम है। भारतीय गोल्फर हैं ये अभी हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर
विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर है ये झूलन गोस्वामी, और इन्होंने वर्ल्ड कप के 30 मैचों में टोटल 40 विकेट लिए और इस प्रकार वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में ये टॉप पर पहुंच गई। अच्छा, अभी ये आपके महिला विश्व कप 2022 ये कहाँ पे शुरू हुए थे? न्यूजीलैंड में। बाकी मिताली राज आपको पता है सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं ये उनका 6वां वर्ल्ड कप है, और विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बनी थी मिताली राज। उससे पहले हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी कौन बनी थी? मिताली राज। बाकी स्मृति मंदाना पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अभी आपको याद होगा आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता था। रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता था इन्होंने। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? अभी शेफाली वर्मा। उसके अलावा अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा वीआर वनीता ने। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था इलीन एश। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम है चंद्रा नायडू। अच्छा, एक शकीबुल गनी का नाम भी याद रखना, बिहार के हैं ये वैसे। अभी प्रथम श्रेणी रणजी में अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। नाम है शकीबुल गनी, याद रहेगा ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। तो अभी हरमनप्रीत कौर ये महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। अभी आपको बताए जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 है ये कहाँ पे शुरू हुआ था? न्यूजीलैंड में। तो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 107 गेंदों पर 109 रन बनाए इन्होंने। इससे पहले 2013 में 107 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और 2017 में 171 रन इन्होंने बनाए थे। तभी हमने कहा कि वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं ये। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे। तो अभी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे गुजरात के वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। वैसे आपको बता दूं इस राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम को पहली बार 2010 में खुद नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था जब वे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और अभी उन्होंने डिजिटल रूप से गुजरात खेल नीति 2022 से 27 का भी अनावरण किया है, और इस नई नीति का उद्देश्य है गुजरात को देश का खेल केंद्र बनाना। तो खेल महाकुंभ की बात हो रही है, 2021 में ये इसका 11वां संस्करण है, जिसमें 36 तो सामान्य खेल और 26 पैरा खेल है पैरा खिलाड़ियों के लिए। चलो आप बताओ अभी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कहाँ पे होंगे, और 5वें वाले भी कहाँ पे होंगे ये भी बताओ। बढ़ते आगे। बताइए उल्लास की नाव ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? विकास कुमार झा। तो लेखक विकास कुमार झा ने ये बुक लिखी थी उल्लास की नाव, और अभी उनकी जो बेटी है सृष्टि झा, उन्होंने इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया और उस बुक का नाम रख दिया इंग्लिश में द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप्पा, जो कि जीवनी है, बायोग्राफी है पॉप आइकॉन उषा उथप्पा की। मैंने आपको बताए थे 2-4 काफ़ी फेमस गाने आपको इनके याद भी होंगे। वैसे तो काफ़ी सारे गाने गाए हैं, जैसे कि हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, एक तो रंबा हो जीते हैं हम शान से मरते हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए इन्होंने, है ना। उनकी ये जीवनी है, बायोग्राफी है। किसने लिखी है? सृष्टि झा ने। उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप्पा। और एक्चुअली मैंने आपको बता दिया ये अंग्रेजी अनुवाद है। कौन सी बुक का? उल्लास की नाव। उसको लिखा था इनके पिताजी विकास कुमार झा ने। बाकी सागरिका घोष अटल जी के ऊपर एक बुक लिखी है, बुक का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया। नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से एक बुक लिखी इन्होंने नीरज चोपड़ा के ऊपर। बढ़ते आगे। अब बताइए द ब्लू बुक नाम से एक पुस्तक लिखी है किसने? अमिताभ कुमार ने। तो भारतीय लेखक और पत्रकार है अमिताभ कुमार, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द ब्लू बुक द राइटर्स जर्नल। अनिरुद्ध सूरी द ग्रेट टेक गेम नाम से बुक लिखी थी। जिमी सोनी द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल नाम की बुक लिखी थी। और उमा दास गुप्ता
रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी थी इन्होंने। उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में जारी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नाम की बुक है, जो ये किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा रत्नाकर शेट्टी। तो पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे और अभी इन्हीं की आत्मकथा है ये, जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। और अभी इसे लॉन्च किसने किया? बीसीसीआई और आईसीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने। बाकी सुरेश रैना की आत्मकथा आई थी जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और अभी चंद्रचूड़ घोष का नाम आपने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अच्छा चलिए, आप लोग बताइए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनकी आत्मकथा अभी आई थी, उसका नाम क्या है? अच्छा बताइए, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इला लोध को। तो त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व निदेशक थी ये डॉक्टर इला लोध, जिनको मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल जुलाई में इनका निधन हो गया था। तो याद रखना, ये कब दिए जाते हैं पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और कौन देते हैं? राष्ट्रपति जी देते हैं, राष्ट्रपति भवन में देते हैं। इनको कब शुरू किया गया था देना? 1999 में। पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। और याद रखना, 25 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को दिया जाता है ये सम्मान। बाकी नमिता गोखले इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था इन्होंने इनके नॉवल द थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? दया प्रकाश सिन्हा ने उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। एक दीपक धर का नाम भी आप याद रख लो, बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे ये, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। प्राजक्ता कोहली आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन इनको घोषित किया था। और नवदीप कौर, भारत की नवदीप कौर हैं ये, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। ये उड़ीसा की है। वैसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता किसने था? तो अमेरिका की शाइलिन फोर्ड ने जीता था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि गणित के क्षेत्र में जो रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है वो अभी किसको मिला था? नीना गुप्ता को। वो भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? रिजवान हसन को। तो बांग्लादेश की पर्यावरण वकील हैं ये रिजवान हसन, जिन्हें 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अब वे अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा सम्मानित की जाने वाली दुनिया भर की 12 महिलाओं में शामिल हो गई है। और आपको बता दूं, इन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन अब मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। बाकी दीपक धर बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं ये। विनोद शर्मा 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था व्यक्तिगत श्रेणी में। जेसी चौधरी भी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था इन्होंने। और मुझे बताओ, अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना है? इसका उत्तर आप दोगे। बढ़ते हम आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होगी? 5 लाख रुपए। आपको याद होगा, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन किया गया था और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज किया गया था। और हरियाणा ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया था। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी लता मंगेशकर जी के सम्मान में उनके नाम पे एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है ये बताना है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया? तो आंसर होगा IOCL। तो अभी 11 मार्च को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार विजेताओं को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सम्मानित किया है। इसमें पहले स्थान पे है IOCL,
दूसरे स्थान पे ONGC, तीसरे पे है HPCL। अच्छा, IOCL स्थापना होती है 1959 में, इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। आपको याद होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी बनाएगी। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार यानी कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड किसने जीता था? तो आंसर होगा कोल इंडिया ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी HPCL के भी CMD बने थे पुष्प कुमार जोशी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल। और मित्तल से 2-3 नाम मैंने आपको याद करवाए हैं, जैसे कि एक तो रवि मित्तल और एक गीता मित्तल। रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनी। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी। और अलका से याद आएगा, अलका उपाध्याय का नाम, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और अनुकृति उपाध्याय ये किंत्सुगी नाम के नॉवल है, उसके लिए इन्होंने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भूमिका श्रेष्ठ। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं ये भूमिका श्रेष्ठ, जिनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार करने की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। और अमेरिकी विदेश विभाग का ये लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को ये पुरस्कार दिया गया। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, एक आध प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। अच्छा, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक आध इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके, जैसे कि अभी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? सारा गिल बनी थी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने भी भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की थी? स्माइल योजना। अभी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा बनी थी। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला भारतीय राज्य बना था कौन सा? कर्नाटक। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखना। चलिए बताइए, अभी RBI ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा UPI 123 पे। फीचर फोन क्या होता है? आप जानते हो, पहले वो बटन वाले फोन चला करते थे, कीपैड वाले, उनको कहते हैं फीचर फोन। तो अब RBI ने कहा कि जिनके पास भी फीचर फोन है वो स्मार्टफोन नहीं है, तो आप चिंता ना करें, आप उसके द्वारा भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। मतलब डिजिटली आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो स्मार्टफोन में तो आप भेज देते हैं, लेकिन अब से आप उस बटन वाले फीचर फोन में भी ऐसा कर पाएंगे। उसी के लिए ये UPI 123 पे सर्विस लॉन्च की गई है। और इसमें आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, जिस नंबर पे आपको पैसे भेजने वो नंबर डायल करना है, फिर जितना पेमेंट भेजना है वो डायल करना है, और फिर आपको UPI पिन डालना है और फिर ओके कर देना है, पैसा चला जाएगा। और इसके अलावा RBI ने अभी DG साथी पहल भी शुरू की है, जो डिजिटल भुगतान के लिए 24 घंटे 7 दिन एक हेल्पलाइन है, 24/7 हेल्पलाइन है DG साथी। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और देखो, चाहे भीम हो गया, UPI हो गया, रुपए हो गया, इन सबको किसने डेवलप किया? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और आप जानते हो भीम शुरू किया था अभी भूटान ने, और भारत ने किस देश में UPI को शुरू किया था? तो नेपाल में किया था। और रुपए से भी आपको याद होगा 2022 IPL का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है रुपए, जबकि टाइटल स्पॉन्सर तो टाटा ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नाम से एक पहल शुरू की? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो कार्यबल में शहरी शिक्षित महिलाओं की कम भागीदारी के कारण एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज अ वर्क नाम से एक परियोजना शुरू की है, जो उन लोगों के लिए संभावनाएं पैदा करती है जो कार्यबल में वापस आना चाहते हैं। आपको याद होगा, देश में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था एक्सिस बैंक, पॉइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित करने वाला। अभी IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड भी जीता था इसने 2021 का। और अभी इसने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस भी लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। बाकी कर्नाटक बैंक
अभी इसके एमडी सीईओ बने थे प्रदीप कुमार पांजा। एचएसबीसी इंडिया की बात करेंगे तो रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी इन्होंने लॉन्च किया था। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया, तो आंसर होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। तो अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने महिला निवेशकों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। और ये योजना महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। मतलब ये महिला इन्वेस्टर्स के लिए एक अनूठी मिस्ड कॉल सर्विस है। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर मिस्ड कॉल करोगे तो आपको महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल आएगा। फिर ये महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उन महिला निवेशकों के प्रश्नों का उत्तर देगी और उनका मार्गदर्शन करेगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या और कैसे निवेश करें, एसआईपी के फायदे क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके माध्यम से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड महिला निवेशकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहती है ताकि वे अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, यस म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, इसका नाम बदल करके व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट हो गया है। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड के अभी एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? टीएस रामकृष्णन। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए? टी राजा कुमार। तो सिंगापुर के रहने वाले हैं टी राजा कुमार और अभी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बन गए हैं। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है और ये किनका स्थान लेंगे? डॉक्टर मार्कस प्लियर का। बाकी अहमद नासर अल रईसी अभी इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने थे जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और यूनाइटेड अरब अमीरात को तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और जी अशोक कुमार, अच्छा नाम है, भारत के एक तो पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। अब इनको अच्छा नाम क्यों बोला? क्योंकि इन्हीं के नाम से एक और व्यक्ति है, जी अशोक कुमार, उनका भी नाम है। अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल वो बने थे। अच्छा, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। स्थापना होती 1989 में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, ल्यूपिन ने किसे अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा एमसी मैरी कॉम को। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ल्यूपिन, जिसने अभी 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही एमसी मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो नाम याद रखना इनका। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा यूंग सुक येओल। तो ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी तक कौन थे? मून जे इन, तो उनको रिप्लेस किया इन्होंने। अब नया नाम याद रखना पड़ेगा आपको, यूंग सुक येओल। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या होती है? सियोल होती है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है यूंग सुक येओल। बाकी मिया मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी थी और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन? डेम सेंट्रा मैसन। बाकी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? मैग्डेलेना एंडरसन। और जर्मनी के नए चांसलर कौन? ओलाफ स्कोल्ज। चलो आप तो ये बताओ, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच के जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, इरडाई इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा देबाशीष पांडा। तो पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं देबाशीष पांडा, जिन्हें अभी इरडाई का नया चेयरमैन बनाया गया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? सुभाष चंद्र खूटिया का। इरडाई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। बाकी टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये बने थे। और जी अशोक कुमार नाम से एक और व्यक्ति का नाम है, अभी ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अजय भूषण पांडे को। तो अभी अजय भूषण पांडे को 3 साल के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इन्होंने किनका स्थान लिया? एस सोमनाथ का, जो कि अभी इसरो के 10वें प्रमुख बन गए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश कुमार सकलानी। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गैब्रियल बोरिक। तो अभी गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं।
बाकी हमने पढ़ा था कैटलिन नोवाक के बारे में, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ स्कॉल्ज, और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी अभी मैग्डलेना एंडरसन। चिली की बात करेंगे, कैपिटल इसकी सैंटियागो है, करेंसी होती है पेसो। और अटाकामा का मरुस्थल ये आपको चिली में ही मिलेगा, ये एक साउथ अमेरिकी देश है और ये अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसे चारधाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा ए के सीकरी को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ए के सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जो कि पूरे हिमालय घाटी पर चारधाम परियोजना के स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। ये किनका स्थान लेंगे? प्रोफेसर रवि चोपड़ा का। और इस चारधाम परियोजना का उद्देश्य क्या है? हिमालय में चारधाम तीर्थ स्थलों जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से संपर्क में सुधार करना, जिससे इन केंद्रों की यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। बाकी देवाशीष पांडा अभी इरडाई के चेयरमैन बने थे, सीबीएसई के चेयरमैन बने थे विनीत जोशी, और अभी मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे मुनीश्वर नाथ भंडारी। चलिए बताइए अभी किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा कैटलिन नोवाक। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कैटलिन नोवाक। ये हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है। ये किनका स्थान लेंगी? जोनोस एडर का स्थान लेंगी। और हमने इनको कैसे याद किया था? नोवाक से आपको एक टेनिस प्लेयर याद आएंगे, नोवाक जोकोविच, और ये काफी सारे टूर्नामेंट जीतते रहते हैं, आपको पता है। इन्हें जीतने की भूख है यानी कि हंगरी। तो नोवाक हंगरी है जीतने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया था, इसे आपको याद भी रह जाएगा। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? हंगरी से याद आएगा, हंगरी भूखा है कौन? नोवाक जोकोविच। तो ऑप्शन में देखोगे नोवाक यानी कि कैटलिन नोवाक। बाकी डेम सेंड्रा मैसन ये बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी, और बारबाडोस के भी फिर से प्रधानमंत्री बनी थी कौन? मिया मोटली। नजला बोदेन ये ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी सामिया सुलुहु हसन। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और ये बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे। और इसी नदी के किनारे आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना भी मिल जाएगी। करेंसी इसकी हंगेरियन फॉरेंट है, और पहली महिला प्रेसिडेंट याद रखना कैटलिन नोवाक। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? 10 गीगावाट। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021, और इसमें बताया है कि 2021 में भारत ने कितनी सौर ऊर्जा स्थापित की है, तो आंसर होगा 10 गीगावाट। और 2020 में कितनी की थी? 3.2 गीगावाट। तो आप देख सकते हो 2020 से 2021 में कितनी ग्रोथ हुई है? 212% की। तो 10 गीगावाट में पहले स्थान पर है, यानी कि सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा है ये स्थापित की है किस राज्य ने? राजस्थान ने। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। मतलब सर्वाधिक सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी स्थापित करने के मामले में राजस्थान टॉप पर है। अच्छा, सोलर से आपको याद आएगा रीवा सोलर प्लांट, जिसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 यूनिट है, 250 मेगावाट की। तो टोटल कैपेसिटी हो गई 750 मेगावाट। और आपको याद होगा सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? स्विस एयरलाइन। और बताओ भाई, ग्रिड से सोलर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बनेगा? उड़ीसा का कोणार्क शहर। याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, और टोटल मेंबर कंट्रीज है 39। काम क्या होता है इसका? वैसे आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है ना, उसे रोकना ही इसका मेन मकसद है। और इसके लिए इसने 2 लिस्ट बनाई है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। तो अगर कोई देश ग्रे लिस्ट के अंदर आता है, इसका मतलब हो गया ये उन पे निगरानी रख रहा है। और अगर किसी देश को ये ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, इसका मतलब अब उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो ये ग्रे लिस्ट में है काफी समय से, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात ये इसकी ग्रे लिस्ट में आ गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। और आप जानते हो
दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की गई थी। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई की है। और भारत के बाहर जो पहला आईआईटी बनेगा ये दुबई में ही बनेगा। और इंटरपोल के जो अभी नए प्रेसिडेंट बने थे अहमद नासिर अल रईसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के ही हैं। और आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात 2023 में कोप 28 की मेजबानी करेगा। अच्छा बताओ, कोप 27 ये 2022 में होंगे कहां पे? मिस्र में। और कोप 26 कहां पे हुए थे 2021 में? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये लगातार दूसरे साल स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर आए। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, क्योंकि पिछली बार यानी कि 2020 की जो रैंकिंग थी उसमें भी आंध्र प्रदेश इस रैंकिंग में टॉप पे था। और आंध्र प्रदेश तो टॉप पे है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे है उड़ीसा। अच्छा चलिए बताइए आप तो कि अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया था उसमें भारत की रैंक क्या थी और उसमें टॉप पे कौन सा देश था? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष ये एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो याद रखना, इस मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर है, यानी कि पहले स्थान पर है। देखो, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और अभी इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी। उस बुक का नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और गवर्नर तो गणेशी लाल है ही सही। बाकी देखो, उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व यहाँ पे होता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है और बोईता बंदना महोत्सव भी हमने यहाँ पे मनाया था। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। इस बार ये 9th नंबर की एक्सरसाइज थी। कहाँ पे हुई? विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। और इसमें भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस किर्च ने। अच्छा देखो, श्रीलंका के साथ एक तो हमने ये स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी? मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज, वो भी हम श्रीलंका के साथ करते हैं। और शक्ति से तो काफी कंफ्यूज हो सकते हो आप। एक तो शक्ति हम करते हैं फ्रांस के साथ, एक समुद्र शक्ति होता है और गरुड़ शक्ति होता है, वो इंडोनेशिया के साथ करते हैं हम। मित्र शक्ति मैंने आपको बता दिया, श्रीलंका के साथ करते हैं। और अभी हमने पहला कोंकण शक्ति किया था 2021 में, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था। किसके साथ किया था? यूके के साथ किया था। और ऑपरेशन शक्ति ये तो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। उसका नाम था पोखरण शक्ति। और पहले वाले का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, जो 1974 में हुआ था। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करके याद रखोगे तो आसान रहेगा चीजों को याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। तो परम गंगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे अभी आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण किसके तहत किया गया? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसे शुरू किया गया था 2015 में। और कब तक के लिए? 7 साल के लिए, यानी कि 2022 तक, जिसका उद्देश्य है 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना। और ये मिशन किसने शुरू किया? तो सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने। और आपको याद होगा, इसी मिशन के अंतर्गत परम प्रवेगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया गया था। और उसे कहां पे स्थापित किया गया था? आईआईएससी बेंगलुरु में। वो भी ध्यान रखना। वैसे अभी आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इसे भी सीडेक पुणे ने ही बनाया है। और यहां पे गंगा से याद आएगा ऑपरेशन गंगा।
यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। वैसे दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसके पास है? जापान के पास है, जिसका नाम है फुगाकू। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। जबकि दुनिया में सिमोर क्रे को कहा जाता है। वैसे अभी ईरान ने भी अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम है सिमोर्ग। अभी आपको याद होगा आईआईटी कानपुर ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया था। और आईआईटी दिल्ली से याद आएगा, दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था नासो 95। वैसे भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां पे लगाया गया, ये आप लोग बताइए। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने, इसको नाम दिया था यूब्रीथ लाइफ। और अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, भारत के बाहर पहला आईआईटी कहां पे बनाया जाएगा, ये आप बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 ये शुरू हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, और अभी उन्होंने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया, जिसकी थीम थी सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। अभी आपको याद आएगा, दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड आर्म्स यानी कि सशस्त्र लाइसेंस शुरू करने वाली ये देश की पहली पुलिस बनी थी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है, इन्होंने अभी उन्नति पोर्टल को लॉन्च किया था। और अभी दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट भी लॉन्च किया, और इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है किस्सा खाकी का। इस पॉडकास्ट को किसने सुनाया? वर्तिका नंदा ने। और अभी दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी शुरू की थी, मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी इसमें। और देखो, मेले की बात है तो पहला ड्रोन मेला ये कहां पे लगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बंगस आवाम मेला जम्मू कश्मीर का है। अंबुबाची का मेला असम के कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। और केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। बताओ, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनके अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने तक बढ़ने का अनुमान है? तो आंसर होगा $800 अरब। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल इकॉनमी 2030 तक तेजी से $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में 6,300 से ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग का संयुक्त मूल्यांकन अगले 3 सालों में बढ़कर के $150 अरब हो जाएगा।